जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो है साइंस का क्लास स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैं साइंस का क्लास थोड़ा सा किसी रीज़न की बस रोका हुआ था। कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था साइंस को लेकर कि साइंस के लिए मैं किसी और फैकल्टी को लाऊं और उनके द्वारा साइंस को करवाऊं। सोच रहा था किसी मैम को, एक लोग से बात भी हुआ था, फिर कुछ उनके टाइम का इशू हो गया, फिर उस नाते से नहीं हो पाया। तो अब इसको मैं ही कराऊंगा, तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज। जीव विज्ञान से स्टार्ट करने का सोचा हूँ। तो जैसा रहेगा आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नहीं ठीक है आप ही कराइए। अगर नहीं कराना रहेगा तो आप लोग बताइएगा कि कराना है मुझे कि मैं थोड़ा सा रुक के इसको बाद में कराऊँ। देखिए, क्योंकि कैट का तो आज नियम वो आ गया है, सुनवाई हो गई। जो ग्रुप डी का कोर्ट केस चल रहा था उस पर तो सुनवाई हो गई। कैट ने तो साफ साफ ये कह दिया, कहने का मतलब यही हुआ कि जो कैट का फैसला है वो कहीं न कहीं रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है। तो कहीं न कहीं उसके द्वारा ये ही निकल के आया है कि अब जो आईटीआई वाले हैं और नॉन आईटीआई वाले हैं दोनों लोग एलिजिबल हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए। अब आईटीआई नॉन आईटीआई का कोई लफड़ा नहीं रह गया। तो अगर यहीं तक ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो कहीं न कहीं दिसंबर या जनवरी के पहले वीक में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जिस नाते से मैंने सोचा कि ठीक है मैं ही कराता हूँ। अगर आप लोग देखिएगा, जैसा रहेगा आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कराएंगे, नहीं तो फिर आप लोग जो कहेंगे हम वही करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये पहला सेशन है और जो लोग अभी नए हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम यहाँ पर जीएस सुधा बुक का कंप्लीट जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं अच्छे से और अपने आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का आज ये पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम लोग इसमें जीव विज्ञान का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे क्या चीज़ें हैं आगे, ठीक है। जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, इसके बारे में क्या दिया गया, जीव विज्ञान आखिरकार होता क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका हम लोग एक मोटी मोटा कहते नहीं कि खाका देखते हैं। जैसे कि इसके बारे में क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं जो जीव विज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है कि जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के अध्ययन पर केंद्रित है। किसके अध्ययन पर? जीवों के अध्ययन पर, कहीं ना कहीं लिविंग्स के स्टडी पर, स्टडी ऑफ लिविंग्स, ठीक है। इसके यानी कि जीवों के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति, पारिस्थितिकी संबंधों का विस्तृत अध्ययन शामिल है। क्या क्या? जैसे जीवों की संरचना, जीवों की संरचना कैसी हुई है, किस तरीके से मिलकर क्या कैसे होकर कि एक जीव का निर्माण हुआ है, उसके कार्य और विकास के बारे में, कैसे उसका कार्य विकास कैसा है, उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसे जितने भी जीव हैं सबकी उत्पत्ति के बारे में क्या कैसे है, पारिस्थितिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन ही कहीं न कहीं जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान विभिन्न स्तरों पर जीवन का विश्लेषण करता है। जीवन का विश्लेषण, जीवन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लाइफ का विश्लेषण करना, जीवन का विश्लेषण करना, अलग अलग स्तरों पर किस तरीके से जीवन का विश्लेषण करता है जीव विज्ञान। जैसे कि आणविक और कोशिकीय स्तर से लेकर संपूर्ण जीव और पारिस्थितिकी तंत्र तक, ठीक है। तो कहीं न कहीं मोटी मोटा जीव विज्ञान का तात्पर्य यहीं से होता है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन होता है। और जीवों का अध्ययन क्या क्या होता है, तो जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति, पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन, इन सबको मिलाकर जो एक तरह का स्टडी किया जाता है जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु ने जीवों का व्यवस्थित अध्ययन किया है। अरस्तु एक ऐसा नाम है कि ये अरस्तु महोदय ये कहीं ना कहीं आपको हर एक फील्ड में देखने को मिल जाएंगे। अरस्तु विज्ञान में देखने को मिल रहे हैं, जीव विज्ञान में, ठीक है। अरस्तु आपको पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेंगे। अरस्तु आप दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन में देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं अरस्तु। तो इनका जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जीवों का व्यवस्थित अध्ययन किया। उन्होंने जीवों की संरचना, कार्यप्रणाली तथा वर्गीकरण पर विस्तृत शोध किया। और हिस्टोरिया एनीमिलियम नामक जो इनकी एक बुक थी, हिस्टोरिया एनीमिलियम, ठीक है। ये अरस्तु द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण बुक है जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के शारीरिक संरचना, अंग, जीवन चक्र तथा व्यवहार का विस्तृत वर्णन किया। देखिए, ये बुक पूछता है हिस्टोरिया एनीमिलिया किसकी बुक है, तो अरस्तु की बुक है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि हिस्टोरिया एनिमलिया जो है ये अरस्तू की बुक है और इसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के 500 प्रकार के जंतुओं की शारीरिक संरचना के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। जैसे देखिए, जब पहली बार इन्होंने इसके बारे में लिखा, हिस्टोरिया एनिमलियम लिखा, बुक लिखा और इसमें 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ दिमाग में आया होगा कि जिसने पहली बार किसी चीज़ पर शोध किया है, उसके बारे में कुछ लिखा है, कोई बुक लिखा है, कोई चीज़ की जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं उसी को जो है उसके फादर के रूप में, उसके जनक के रूप में जोड़ गया था। तो यही से एक अवधारणा निकल के आती है कि जो अरस्तु है ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया, विस्तृत वर्णन किया। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण ही अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा इन्हीं ने बनाया। जब इन्होंने हिस्टोरिया एनिमलियम नामक बुक लिखा, उसमें 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में इन्होंने बताया, तो इन्होंने एक तरह से अलग एक विचारधारा प्रस्तुत की, एक अलग दिशा दिखाई पूरे विश्व को कि जीव विज्ञान भी एक विज्ञान के अंतर्गत एक शाखा जो हो सकती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इसीलिए इनको जो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में हुआ था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग में लाने का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क को जाता है। ठीक है, लेमार्क ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेबी रेनस ने इन दोनों को जाता है। इन दोनों ने सबसे पहले जो है 19वीं शताब्दी में क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु ने जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान को अरस्तु ने 2 भागों में वर्गीकृत किया, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जो है ये जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें जानवरों व जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों और जीवों का अध्ययन किया जाता है। वहीं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पौधों की विभिन्न विशेषताओं और उनके जीवन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण शामिल होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि जो वनस्पति विज्ञान का जनक है, इसको फादर ऑफ बॉटनी, इसे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटारम में लगभग 500 से अधिक प्रकार के पौधों की प्रजाति का वर्णन किया था। देखिए, अरस्तु की बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम और थियोफ्रेस्टस की बुक है हिस्टोरिया प्लांटारम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के पौधों की प्रजातियों का वर्णन किया है। इस नाते इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, आगे है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। देखिए, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान की ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन जीके जीएस में, साइंस में जो पूछता ही है। कभी कभी रीजनिंग में आप लोग एनालॉजी का क्वेश्चन लगाते होंगे, तो वहाँ इससे भी क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जूलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन जो है ये जूलॉजी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन जो है ये बॉटनी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन का अध्ययन है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है। वहीं आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। ठीक है, अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वहाँ भी एक क्वेश्चन बना था इसी में से। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, विटीकल्चर या सेरीकल्चर से उसमें क्वेश्चन बना था। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, एंटोमोलॉजी कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों की कृषि का अध्ययन। ओलेरीकल्चर ये सब्जियों की कृषि का अध्ययन है। एंथोलॉजी जो होता है फूलों का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन, इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद करना है, लेकिन जैसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं थोड़ा सा कह देता हूँ कि नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट, आपको सब पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर जो है ये उद्यान विज्ञान का अध्ययन है। ये इथियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन है। माइकोलॉजी जो है ये कवकों का अध्ययन है।
पैडोलॉजी जो है ये मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन है। मर्मिकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन है। और ट्रोमेटोलॉजी जो है ये घाव का अध्ययन है। ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी घाव का अध्ययन है। फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका संरचना का अध्ययन जो है साइटोलॉजी का। ये जो है ये जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं थी जिसको हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, इससे देखिए लाइक करते हैं आप लोग, मोटिवेशन हमको मिलता है कि हाँ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो समझ में आई होगी। तो नहीं आएगी तो मत कीजिएगा, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीवों का वर्गीकरण। देखिए वहाँ अरस्तु ने तो 500 से अधिक जीव बता दिए। हिस्टोरिया एनिमिलियम में 500 से अधिक जीवों के बारे में उन्होंने बताया, उनके संरचना उनके और सब चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन अब बात होती है 500 से अधिक जंतु जीव जो है उन्होंने बता दिया, इनका वर्गीकरण कौन करता है? तो देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो मतलब जीवधारी हैं इनका क्लासिफिकेशन जो होता है इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं या जीव वर्गीकी कहा जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को उनके विशेष लक्षणों, संरचना, विकास क्रम और अन्य गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित और नामांकित करती है। ठीक है, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे अभी आप लोग के दिमाग में आया होगा, जैसे जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ होगा तो उसमें कई प्रकार के, जैसे देखिए अभी आप लोग देखते हैं, हाँ ये एक तरह का होता है, काला होता है, इसके 2 सींग होती हैं, पूँछ होती है, 4 पैर होते हैं, ये भैंस है। ठीक है, जो इस तरह से दिखेगा वो सब भैंस है। सफ़ेद जो रहेगी 4 पैर रहेंगे, दूध देती है, ये गाय है। ठीक है, बंदर रहता है उसका ऐसे संरचना रहती है, ये बंदर है। तो किसी व्यक्ति के अंदर ये विचार आया होगा ना कि इस तरीके की जीवों को एक श्रेणी में रखा जाए, एक तरफ रखा जाए कि ये किस श्रेणी के हैं, ये कैसे जीव हैं। तो इनको मतलब वर्गीकरण करने के लिए किसी के अंदर विचार आया, तो वहीं से जीवों को वर्गीकरण करने का एक नियम निकल कर आता है। नियम नहीं कह सकते, हालांकि ये जो है जीवों को वर्गीकरण एक प्रकार की शाखा ही है जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जिसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा ही है जिसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें उसके लक्षणों के आधार पर, संरचना के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर और उनके गुण धर्मों के आधार पर सभी जीवों को अलग अलग किया गया, सबका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, आगे है जीवधारियों के नामकरण की पद्धति। ये भी इंपॉर्टेंट है, नामकरण की पद्धति। इसमें देखते हैं, इसमें जो टैक्सोनॉमी के जनक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कैरोलस लीनियस माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने पहली बार जीवों का वर्गीकरण किया और उनके नाम से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। ठीक है, लीनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में सिस्टेमा नेचुरे क्लासेज प्लांटेरम और एवं फिलोसोफिया बॉटेनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की। देखिए कई पुस्तक है इनकी, जो कैरोलस लीनियस हैं इनकी कई पुस्तक है। इन्होंने अपनी अलग अलग पुस्तकों में जो है जीवधारियों के वर्गीकरण पर काफ़ी चर्चा की है इनके द्वारा, और तब जाकर इनको जो है टैक्सोनॉमी के जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है। ठीक है, देखते हैं जो सिस्टेमा नेचुरी है, इसमें पुस्तक में लीनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, पादप जगत और जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इस वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत होने से ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, जिसके फलस्वरूप कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वही चीज़ है कि जो उस पर पहली बार काम करेगा उसी को वो एक प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि उसको एक संज्ञा दे दी जाती है कि नहीं आपने इस क्षेत्र में काम किया है तो आप इसके जनक हैं। ठीक है, तो यहीं से वर्गीकी का पिता जो है किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जैसे देखिए जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस ने वर्ष 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द युग्म से बनता है। प्रथम शब्द वंश का नाम होता है यानी कि जेनेरिक नेम, एवं द्वितीय शब्द जो होता है वो जाति को दर्शाता है। द्वितीय शब्द क्या करता है? द्वितीय शब्द जो होता है वो स्पेसिफिक नाम, जाति नाम कहलाता है। ठीक है,
वंश तथा जाति के नाम के पश्चात, एक सेकेंड, वंश तथा जाति के नाम के पश्चात उस वर्ग की विद का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजकर उसे वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे उदाहरण में देख सकते, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस लिन है। तो होमो जो है, होमो क्या है, होमो उस वंश का नाम है। सैपियंस क्या है, सैपियंस उसकी एक जाति का नाम है, जाति जो है वो सैपियंस जाति की है। और लिन जो है, लीनियस ने, इसे कैरोलस लीनियस ने खोजा था, तो इस नाते लिन जो है ये एक, कहने का मतलब है उस वैज्ञानिक का या उस वर्ग की विद का नाम है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे है, अब देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग जीव है, जीव ही समझिए, जीव पादप। हम लोग जो है इसको आम भाषा में क्या कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मेढक है, इसका राना टिग्रीना। वही बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का, कुत्ता डॉग का है कैनिस लुपुस फैमिलिस। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे यहीं से नाम ही पूछ लेता है। ठीक है, गाय यानी कि काऊ का है बॉस इंडिकस। मक्खी का है हाउस फ्लाई, जो घर वाली मक्खी है उनका है मुस्का डोमेस्टिका। आम का है मैन गिफेरा इंडिका। ठीक है, आगे देखते हैं, राइस यानी धान का है ओरिजा सेटिवा। गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का है पीजम सेटिवम। चना का है सीसर एरिटिनम। ठीक है, मधुमक्खी का हॉनी बी एपिस मलेफेरा। रेशम कीट का है सिल्क वर्म का है बॉम्बिक्स मोरी। और अमीबा का है अमीबा प्रोटियस। तिलचट्टे का कॉकरोच, इसका है प्लेंटा अमेरिकाना। ठीक है, गोल क्रीम है राउंड वार्म का, इसका क्या है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड। और केचुए का है एर्थब्रोम का है लुम्ब्रिकस टेरिस्टिस। ठीक है, ये हो गया वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारी समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। फिर आगे एक पॉइंट आता है कि सन 1969 में आर.एच. वीटेकर परंपरागत द्विजगत प्रणाली के स्थान पर 5 जगत प्रणाली लेकर आए। जो पहले कैरोलस लीनियस 2 पादप जगत और जंतु जगत को लेकर आए थे, अब वहीं पर 1969 में मॉडर्न, समझ लीजिए ये मॉडर्न युग की बात है, 1969 में ये क्या करते हैं, आर.एच. वीटेकर क्या कहते हैं, ये परंपरागत द्विजगत प्रणाली को, जो परंपरा ट्रेडिशनल द्विजगत वाली प्रणाली थी, उसको खत्म करके उसके स्थान पर ये 5 जगत प्रणाली बताते हैं कि नहीं, जो जंतु जो कैरोलस लीनियस ने बताया था कि नहीं 2 जगत में है, वो चीज़ें जो चली आ रही थी उसको इन्होंने कहीं ना कहीं खंडन किया आर.एच. वीटेकर ने। इन्होंने 5 जगत में क्या क्या बताया, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण बताया इन्होंने। मोनेरा, पहला जगत क्या आता है, मोनेरा क्या होता है, इसकी विशेषता और विरोध देखिए। विशेषता क्या, कोशिका का प्रकार जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि बिना स्पष्ट न्यूक्लियस का। ठीक है, कोशिकीय संगठन एक कोशिकीय होता है। पोषण विधि जो होता है स्वपोषी होते हैं, जैसे रासायनिक संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी, या परपोषी होते हैं, जैसे मृतोपोषी और परजीवी। मृतोपोषी का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ मरा है उससे ये लोग अपना पोषण विधि करते हैं। परजीवी दूसरे जीवों के ऊपर ये अपना पोषण विधि करते हैं। तो इस सब बारे में कोशिका भित्ति जो है उपस्थित नहीं होती है, अच्छा उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइन केन से बनी होती है। प्रजनन अलैंगिक होता है, और उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, तो ये सब जो है ये सब मोनेरा जगत के ये लोग माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक होता है, यानी संगठित न्यूक्लियस कोशिका होती है। कोशिकीय संगठन एक कोशिकीय होती है। पोषण विधि स्वपोषी, परपोषी और मिश्रित भी होते हैं। ठीक है, ये पोषण विधि होती है इनकी। कोशिका भित्ति इनकी जो होती है इसमें कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। प्रजनन अलैंगिक होती है, कुछ लैंगिक भी होते हैं इसमें। ठीक है, उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया फंजाई, एक प्रकार बताया फंजाई। फंजाई में क्या होता था, यूकैरियोटिक कोशिका प्रकार होते थे, कोशिका यूकैरियोटिक होती थी। कोशिकीय संगठन जो था ये अधिकतर बहुकोशिकीय होता था, जैसे यीस्ट एक कोशिकीय है और बाकी सब लगभग बहुकोशिकीय होते थे, बहुत सारी कोशिकाएं होती थी। ठीक है, पोषण विधि जो होती थी ये परपोषी होती थी या मृत जीवों पर निर्भर होता था। कोशिका भित्ति उपस्थित है जो कि काइटिन से बनी होती है।
प्रजनन जो होता है ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों होता है। और उदाहरण के लिए ईस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ट, ये सब। देखिए क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि इसमें जैसे ये है क्या है, देखिए फंजाई है, फंजाई जगत ऐसे पूछ लेगा कि फंजाई जगत में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वहाँ आप लोग को जवाब देना होगा कि काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे प्लांटी। ठीक है, प्लांटी में विशेषता इसकी देखिए, कोशिका प्रकार ये यूकैरियोटिक होता है। कोशिकीय संगठन जो होता है बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पोषण विधि स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये खुद, और खुद से ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, और खुद जो है करते हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्लांटों में पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। उदाहरण के लिए फूलदार पौधे, फर्न, शैवाल, पेड़ आदि, ये सब जो है ये प्लांटी जगत से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया की विशेषता है कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक होता है, कोशिका संगठन बहुकोशिकीय होता है, पोषण विधि परपोषी होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है ये अनुपस्थित होती है। प्रजनन जो होता है यह मुख्यतः लैंगिक होता है। जीवों में जो इसमें प्रजनन जो होता है लैंगिक होता है। उदाहरण जैसे मानव, शेर, मछली, पक्षी आदि जो है इसके उदाहरण हैं। तो ठीक है, आज इतना ही है, कल हम लोग और आगे करेंगे इसमें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आपका जो जैसा राय रहेगी आप लोग बताएंगे कि हाँ ठीक है आप करा सकते हैं, अच्छा करा रहे हैं। तो देखिए पढ़े हैं, सब पढ़े हैं हम, ऐसी बात नहीं, ये नहीं है कि मतलब हम आप लोगों को गुमराह करेंगे कि नहीं हम जो है सब चीज़ पढ़े हैं, हम ज्ञानी हैं। तो जिससे ये भी होता है ना कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाए तो थोड़ा सा पढ़ने वाले भी बोर होते हैं। इस नाते मैं सोच रहा था कोई अगर मिल जाता तो उससे मैं करवाता, लेकिन ठीक है प्रयास जारी है, कोई मिलेगा तो बताएं, कराया जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए मैं करा रहा हूँ, अगर जैसा भी रहेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगेगा। तो अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी चाहता हूँ कि आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए क्योंकि इस टाइम तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, सेहत का ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।